Good morning to you all. This video is based on the practice paper of class 12th economics, and this paper contains 34 questions, and all questions are compulsory. This question paper contains two sections. First section A microeconomics and section B is Indian economic development, and 20 multiple choice question, and each question carries 1 mark. So now let us start the first question of section A microeconomics. Read the following statement carefully, choose the correct alternative among those given below. Statement 1. GDP at factor cost is gross domestic product at market price and subsidy less indirect taxes. Statement 2. All producer goods are final goods. अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, both statement first and second are true, and both the statement first and second are false. Statement 1 is false, but statement 2 is true, and statement 1 is true, but statement 2 is false. GDP at factor cost is gross domestic product at market price and subsidy less indirect tax. Statement 2. All producer goods are final goods. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वह स्टेटमेंट 1 आपका जो है फॉल्स ट्रू है, क्योंकि जीडीपी एट फैक्टर कास्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड सब्सिडी लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस. स्टेटमेंट 2. ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनल गुड्स. अब यहाँ पे जो सभी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वह फाइनल गुड्स होते हैं, ये आपका स्टेटमेंट 2 है. तो स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स है, क्योंकि सभी जो प्रोड्यूसर गुड्स होंगे वह फाइनल गुड्स नहीं होते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर होता है वह प्रोड्यूसर क्या करता है? रॉ मटेरियल का यूज़ करता है. तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है वह जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, यानी किसी भी फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज किया जाएगा रॉ मटेरियल, वह प्रोड्यूसर गुड्स नहीं होगा. इसलिए जो है स्टेटमेंट 2 क्या होता है? फॉल्स हो जाता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो फॉल्स है और फर्स्ट क्या है? ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 2. मेजर द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन. अब यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि फर्स्ट क्या है? एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, सेकंड जो है एमपीसी, एंड थर्ड इज एपीएस, एंड फोर्थ इज एमपीसी. तो जो मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम होता है यानी एमपीसी जो होता है, ये मेजर करता है स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, यानी एमपीसी जो होगा कंजप्शन फंक्शन के स्लोप को क्या करता है? मेजर करता है. क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एमंग द गिवन बिलो. अब फर्स्ट जो है, जो ऑप्शन दिया गया, असर्शन दिया गया है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स बोथ प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट. रीजन इसका जो है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. तो यहाँ पे जो आपका असर्शन और रीजन है, ये दोनों क्या हैं? ट्रू हैं, बट जो रीजन होगा वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है. तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू
बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें आपका जो है बी हो गया था, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन जो है बी, यानी असर्शन और रीजन दोनों आपके क्या हैं, ट्रू हैं, बट रीजन जो है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन ऑन whom it is legally imposed is known as। टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ विच, तो यहाँ पे हम लोग टैक्स पढ़े हैं कि टैक्स क्या होता है, दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होगा वह डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जब बर्डन जो है शिफ्ट किया जा सकता है तो वहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट, यानी बर्डन जो होगा यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो उस केस में आपका इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। अगर जो बर्डन कैन नॉट शिफ्टेड तो उस तरह का टैक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर जो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है और फाइनली रूप से जिस पे इम्पोज है वही अगर जो उस टैक्स को पे कर रहा है तो उस तरह के टैक्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है, अगर जो फाइनल रूप से कंज्यूमर उसको पे कर रहा है तो वहाँ पे जो टैक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में देखते हैं कि टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन ऑन whom इट इज लीगली इम्पोज्ड इज नोन एज। तो यहाँ पे हम यानी कि जो भी टैक्स इम्पैक्ट पड़ रहा है और पर्सन क्या लीगली इम्पोज कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, यानी कि ऑप्शन बी जो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ़ द टोटल डिपॉजिट created by commercial bank is 10,000 and legal reserve ratio 20%, what are the value of money multiplier and initial deposit respectively। यानी टोटल डिपॉजिट दिया गया है आपका 10,000 और लीगल रेशियो जो है 20%, तो ये फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर कितना होगा और जो इनिशियल डिपॉजिट होगा वह कितना होगा। तो यहाँ पे जो मनी मल्टीप्लायर है यानी मनी मल्टीप्लायर 1/L/R। अब यहाँ से दिया है 1/20%, तो 1/20% निकालते हैं इसको तो 100 कितना हो गया 20। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आ गया 5, यानी जो मनी मल्टीप्लायर है ये आपका कितना हो गया 5। इनिशियल डिपॉजिट की बात करते हैं तो इनिशियल डिपॉजिट आपका जो है टोटल जो डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक का ये टोटल डिपॉजिट 10,000, तो 10,000 है तो यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट की बात कर रहा है, तो इनिशियल डिपॉजिट यानी टोटल जो डिपॉजिट्स होगा और जो मल्टीप्लायर होगा तो 10,000 इन 10,000 बाई जो मल्टीप्लायर 5 है, मल्टीप्लायर 10,000 डिवाइडेड बाई मनी मल्टीप्लायर 5 है, कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो गया 2,000, तो वैल्यू क्या हो गई 2,000। यानी जो मनी इनिशियल डिपॉजिट होगा वो आपका 2,000 हो जाएगा और जो मनी मल्टीप्लायर होगा 5, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर जो होता है हम लोग जानते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है 1/L/R। लीगल रिजर्व रेशियो होता है और लीगल रिजर्व रेशियो कितना है 20% है, तो 1/20% का निकालेंगे तो 100 20/100 100/20
इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 5, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 5। तो इस तरह से जो है मनी मल्टीप्लायर 5 हो गया। क्लियर है। अब आते हैं आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में रेपो रेट इज़ द रेट एट विच, तो रेपो रेट हम लोग पढ़े थे कि जो कमर्शियल बैंक जो रिजर्व बैंक होता है वह कमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन देता है, और जो लोन होता है वह क्या होता है शॉर्ट टाइम। लॉन्ग टर्म जो रहेगा वो क्या होता है बैंक रेट होता है। तो यहाँ से इस ऑप्शन में अगर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है कमर्शियल बैंक परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ये नहीं होगा। कमर्शियल बैंक कैन टेक्स लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन बाय द कमर्शियल बैंक। यानी कि जो ऑप्शन आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन सभी क्या हैं, इनकरेक्ट है। और जो ऑप्शन बी है कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक लोन लेता है किससे, सेंट्रल बैंक से। बाकी जो ऑप्शन है कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो परचेज करता है तो होगा नहीं। रेपो रेट की बात कर रहा है बैंक रेट, यानी रेपो रेट जो होता है द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक गिव द लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 में 2 स्टेटमेंट आर गिवन। यहाँ पे केयरफुली पहला स्टेटमेंट है सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ ऑल बैंक्स एज वेल एज बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2 जो है ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा सही हो गया, दोनों सही होते हैं। यानी स्टेटमेंट 1 सेंट्रल बैंक इज ए बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स एज वेल एज बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हम लोग जो सेंट्रल बैंक है उसके फीचर्स में जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो होता है ये क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है, और जो गवर्नमेंट के बैंक के रूप में ये भी क्या होता है लीगल और बैंक से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं सभी का जो है क्या होता है गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी होता है सेंट्रल बैंक। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका क्या है ट्रू है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये क्या है आपका जो है गलत है। तो इस तरह से जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।